नमस्ते दोस्तों। एक जातक का प्रश्न था कि गोचर जो है उसको लगाना है तो उसको चंद्र कुंडली से लगाना है कि लगन कुंडली से लगाना है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं पहले चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन करूंगा और इसके बाद बताऊंगा कि जब हम गोचर को लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। चंद्रमा जो है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई कुंडली खोलते हैं तो कुंडली के अंदर जो आपको विष्णोत्तरी दशा मिलती है, वो दशा जहां शुरू होती है, जिस ग्रह से शुरू होती है, वो ग्रह कहीं ना कहीं चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी होता है। ठीक है, इस कारण से आपकी जिंदगी में जो दशा आपको मिल रही है उसका निर्धारण चंद्रमा करता है। अगर हम भगवत गीता के बेस को मान के चलें तो अगर, या फिर हम साइंस को भी मान के चलें कि एक समय पर जब एक जगह मृत्यु हुई होगी और उसी ने दूसरी आत्मा, उस आत्मा ने दूसरा शरीर धारण किया होगा, यानी कि जन्म हुआ होगा। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मान के चलिए कि एक तरफ पे कहीं एक कोई चीज खत्म हुई है और दूसरी तरफ पे उतने ही अमाउंट की एनर्जी के साथ कोई दूसरी चीज का जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो उसको ये दर्शा रहा है चंद्रमा का नक्षत्र। इसीलिए चंद्रमा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लगन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी दशा यहीं से डिसाइड हो रही है और आपकी दशा के बेस पर ही कहीं ना कहीं फिर ये फाइनल हम कहते हैं कि यहां से लेकर यहां तक इसकी जीवन यात्रा है। तो चंद्रमा एक जरूर इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चंद्रमा को देखने और समझने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? चंद्रमा कारकत्व है माँ का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा क्योंकि माँ का कारक है तो कहीं ना कहीं हम अपने माँ से, हम अपने जन्म के शुरुआत से लेकर काफी लंबे समय तक हर चीज को सीखते हैं, हर इमोशंस को सीखते हैं। तो वो इसीलिए चंद्रमा इमोशंस का भी कारक है। चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव इंसान के हृदय में उत्पन्न होने वाले जो भी उसके मनोकामनाएं हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी उसके इमोशंस हैं, उसको बता रहे होते हैं। इसलिए चंद्र कुंडली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि शरीर है लगन और आप जो काम करते हो ज्यादातर लोग दिमाग से नहीं मन से काम करते हैं। तो चंद्रमा है आपका मन, सो मन सो जातक वाला कंसेप्ट भी लागू होता है। अब देखिए, चंद्रमा जिस भी राशि में बैठता है, वैसे तो 12 राशियां होती हैं, लेकिन प्रकार में देखेंगे ना तो 4 तत्व की राशियां होती हैं। अग्नि तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, जल तत्व की राशि और वायु तत्व की राशि। अग्नि तत्व की राशि में क्या है? अग्नि तत्व की राशि में एक अग्नि है। अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि का मतलब होता है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की एक लालसा है। आपने अग्नि को हमेशा देखा होगा। अग्नि कैसे होती है? हवा की तरफ ऊपर उठती हुई अग्नि होती है। ठीक है, राशियों के अंदर जब समझाऊंगा तब 3 अलग अलग अग्नियों को भी समझाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए, साइंटिफिकली जब आप कभी भी किसी आग को देखते हो तो आग ऊपर की ओर बढ़ने की बात करती है। इसीलिए अग्नि तत्व की राशियों में एक लालसा है आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की। ठीक है, पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व की जो खासियत है, ये उपजाऊ होते हैं। इसके ऊपर आप देखते हैं कि फसलें उगती हैं। तो पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं उसके अंदर हमें एक ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी चीज क्या है? ये एक स्टेबिलिटी है कि जमीन जो है वो एक तरीके से स्टेबल है, आग तो ऊपर लहराती हुई चलती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अग्नि तत्व के अंदर खासियत क्या है? आगे बढ़ने की लालसा है। पृथ्वी तत्व के अंदर क्या है? स्थायित्व है, एक जगह पे टिकने की संभावना है। जल तत्व की खासियत क्या है? पानी को आप जहां डाल दोगे वो बह जाएगा या तो सोख लिया जाएगा। इसलिए जल तत्व में बहुत ज्यादा चलयमान होने की संभावना है। इसलिए अगर चंद्रमा इन तत्वों के हिसाब से राशियों में जाएगा तो उस हिसाब से आपके मन के अंदर भी बात होगी। वायु तत्व है। वायु तत्व क्या होता है? वायु हमेशा ही एक ऊपरी सतह पे, जल तत्व तो हम पृथ्वी पे देख रहे हैं, वायु जो है उससे ऊपरी सतह पे हमेशा निरंतर चलने वाली चीज है। अब साइंटिफिकली आप भी जानते हैं कि वायु के अंदर हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर है या बहुत इजीली मूव करते हैं। तो चंद्रमा जब अग्नि तत्व में आता है तो इंसान के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहने की एक लालसा बरकरार रहती है। वो कितना भी नीचे गिरे वो फिर से उठने की क्षमता दिखा सकता है। अग्नि तत्व की राशि में आया हुआ चंद्रमा। पृथ्वी तत्व की राशि में आया हुआ चंद्रमा हमेशा मन को एक संभावना देता है, एक विचार देता है कि हम स्टेबल होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में, हम अपनी लाइफ में एक चीज को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए। हमारे को जो भी चीजें चाहिए वो मिल जाए और हम उसके ऊपर बना लें अपना, बस उसके बाद वो खुश हो जाता है। यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी तत्व की राशि 2 नंबर, 6
6 नंबर या 10 नंबर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि उस राशि के अंदर एक नक्षत्र चंद्रमा का खुद का भी आता है, तो वहां पे वो चीजों को बनाता है और उसके बाद वो आगे का भोग करने की सोचता है। यहाँ पे अग्नि तत्व में जब चंद्रमा आता है तो ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि जो मिल गया ये तो कम है, अभी इससे और ऊपर उठना चाहिए। ठीक है। जल तत्व के अंदर आता है तो जल को हमने बताया, जल क्या है, बहने वाली चीज है, या तो सूख जाता है या बह जाता है। इसीलिए जल तत्व के अंदर चंद्रमा आता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल बना देता है इंसान को, यानी कि हर छोटी छोटी बात को लेकर वो कहीं ना कहीं बह जाएगा, बहक जाएगा। इसी तरीके से वायु तत्व में, वायु तत्व के अंदर अगर चंद्रमा आ गया तो ऐसे में उसको सामने परेशानी आ जाती है। वायु तत्व की राशियों में एक नक्षत्र हमेशा देखने को मिलता है राहु का, और राहु मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा ख्याल देता है, अब मन के अंदर बहुत ज्यादा ख्याल देने लग जाएगा। ऐसे में राहु की पोजीशन भी जरूरी हो जाएगी देखना, और साथ साथ शनि की पोजीशन भी देखनी होगी, या फिर चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की पोजीशन भी देखनी होगी, और साथ साथ राहु के नक्षत्र में अगर चंद्रमा बैठ गया तो राहु की पोजीशन भी देखनी होगी। ऐसी हालात में मन में बहुत ज्यादा ख्याल उत्पन्न होने लगते हैं। कभी कभी ये डरावने ख्याल होते हैं, कभी कभी ये सकारात्मक ख्याल होते हैं। सकारात्मक ख्याल वालों लोगों को आप देखते हो कि बड़ी बड़ी पिक्चरों की कहानियां लिख देते हैं। नकारात्मक ख्याल के अंदर भूत प्रेत और ऐसे डर वाली बातें मन के अंदर से वहम बनना शुरू होता है। इसीलिए जब कभी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि चंद्रमा 3 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर की राशि में तो नहीं है, और अगर चला गया तो राहु के नक्षत्र में तो नहीं चला गया, ये पहले देखना पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अग्नि तत्व की राशियों में क्या आता है, अग्नि तत्व की राशियों में आता है केतु। ठीक है, 1 नंबर की राशि में भी केतु का नक्षत्र है, 5 नंबर की राशि में भी केतु का नक्षत्र है, और 9 नंबर की राशि में भी केतु का नक्षत्र है। यहाँ पे अग्नि तत्व की राशि में अगर चंद्रमा जाता है और वो केतु के साथ जुड़ रहा है तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में मन जो है वो एक तरीके से खोज में लग जाएगा, या तो फिर वो गुमसुम हो जाएगा, या तो फिर वो एक बिल्कुल अलग ही सोच बनाएगा। ठीक है, जो लोग केतु के साथ कनेक्ट होते हैं उन केतु को मानते हैं हम कि वो एक मोक्ष कारक ग्रह, यानी वो अपने पास कोई चीज लेना नहीं चाहता, वो दुनिया को मटेरियलिस्टिक वे में नहीं देखता, वो दुनिया को देखता है कि हर इंसान में एक देवता बसा है, उसकी सेवा करिए। ठीक है, इसीलिए केतु जब भी चंद्रमा केतु के साथ कनेक्ट होगा तो मन जो है वो दूसरों के लिए काम करने में लगेगा। जब भी चंद्रमा नक्षत्र से ही कहें आपको कि राहु से कनेक्ट होगा तो वहां पे उसके अंदर बहुत ज्यादा मन में ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज होती है जिसमें राशि क्या रोल कर रही है, राशि ये रोल कर रही है कि यहाँ पे अग्नि तत्व में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा, पृथ्वी तत्व में हमारे को स्टेबल होने की चाह, जल तत्व के अंदर इमोशंस की बढ़त, और वायु तत्व के अंदर हमारे मन में बहुत सारे विचारों का उत्पन्न हो जाना। नक्षत्र लेवल पे आएंगे हम तो नक्षत्र लेवल पे 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र जो है अभिजीत को मिला दें तो एक 28वां हो जाता है, नहीं तो 27 नक्षत्र है। 27 नक्षत्र जो होते हैं वो आपके 9 ग्रह में बैठे होते हैं। अब आपके 7 ग्रहों के पास तो राशियां होती हैं, लेकिन राहु और केतु के नक्षत्र जो हैं उसमें राहु और केतु के पास कोई सी भी राशि नहीं होती। इसलिए ये माना जाता है कि जब भी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठा होगा या राहु के नक्षत्र में बैठा होगा, इसका मतलब है कि किसी अजीब तरह की मृत्यु के बाद ही ये जन्म आपका मिला है। इसको ध्यान रखिएगा। केतु के नक्षत्र में जब भी चंद्रमा आया तो हम ये कह सकते हैं या तो किसी एक प्रोलॉन्ग इलनेस के कारण डेथ हो गई होगी, या तो फिर इंसान जो पिछले जन्म में एक तरीके से किसी समाधि में बैठा हुआ था और उसने अपने प्राण को त्याग दिया। यानी कि आज के लाइफ के अंदर हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि सुसाइडल डेथ हो गई होगी, या तो फिर उस इंसान की कहीं ना कहीं पे कोई एक लॉन्ग वॉर सिचुएशंस में डेथ हुई होगी। राहु क्योंकि अचानक किसी काम को कराता है, तो राहु वाले केस में भी हम यही कहते हैं कि इसमें या तो जन्म होने से पहले कुछ अड़चने आ गई होंगी, जैसे कि हम कहते हैं एबॉर्शन होता है इस जन्म में, तो वो वाली आत्मा उत्पन्न नहीं हुई, इस तरीके की चीजें। तो चंद्रमा के इन दो राहु और केतु के साथ कनेक्ट होने पर, इनके नक्षत्रों में बैठने पर लाइफ का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे हम ये मानेंगे कि आपकी पूर्व और आगे की दोनों भविष्य और पहले पिछले जन्म की ये सारी चीजें जो है वो मिक्स मैच हो जाएंगी। इसको ध्यान रखिएगा। नक्षत्र को मैं आपको अलग से डीपली समझाऊंगा, उसमें फिर हम चंद्रमा के प्रभाव को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठता है उसी नक्षत्र के स्वामी से दशा निर्धारित होती है, और वही दशा जब क्योंकि आपकी लाइफ स्पैन जो है उस दशा पर टिक जाती है, तो किस समय क्या मिलेगा वो कहीं ना कहीं वहीं से आपके लिए निर्धारित होता है। भाव की बात करें, चंद्रमा जिस भाव में बैठेगा उस भाव में बैठने के कारण इंसान का मन उसमें ज्यादा लगेगा। चंद्रमा पहले भाव में बैठा है, इंसान अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देगा। चंद्रमा दूसरे में बैठा है तो वो ज्यादा ध्यान देगा पैसे के ऊपर। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सेविंग्स पे ध्यान दे,
राशि भी देखनी होगी कि वहां पे राशि किस नेचर की, पॉजिटिव राशि है तो ठीक है, अगर नेगेटिव राशि आ गई तो फिर वो डुबाने का काम भी कर सकता है। तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा है तो पराक्रम को बढ़ाने की बात करेगा, छोटे भाई बहनों से प्रेम को दर्शाएगा। चौथे भाव में बैठ जाएगा तो लोग बोलेंगे होम सिकनेस भी हो सकती है, बट यहाँ पे भी राशि का प्रभाव देखना जरूरी है कि राशि होम सिकनेस दे सकती है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पे चंद्रमा बैठता है तो उसको दिशा बल मिल जाता है, दिग्बल मिल जाता है, तो ऐसे इंसान को हम मानते हैं कि ये चैन की नींद सोने वाले इंसान होते हैं। पांचवें भाव में चंद्रमा देखा गया है तो यहाँ पर हमने पाया है कि इंसान में पढ़ने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। छठे में चंद्रमा हम अच्छा नहीं मानते क्योंकि ये रोग को बढ़ाने की क्षमता रखता है या फिर शत्रुता के भाव को देने की बहुत ज्यादा क्षमता रखता है। चंद्रमा सातवें भाव में आ जाएगा, कहने के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप की तरफ ज्यादा थॉट देगा, लेकिन पार्टनरशिप में इमोशंस का ज्यादा होना, एक्स्ट्रा मैरिटल वाली कंडीशन ना बनाए, इस पर ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। आठवें घर में चंद्रमा अच्छा नहीं मानते क्योंकि यहाँ पे कई बार पूजा पाठ में मन नहीं लगता लोगों का, लेकिन सुसाइडल टेंडेंसियां बना लेते हैं। इस कारण से आठवें घर में किसी भी राशि का चंद्रमा आए तो थोड़ा सा संभलना पड़ता है, हमें कहना पड़ता है पूजा पाठ में मन लगाओ, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को सुसाइडल टेंडेंसी में फंसा लोगे। नौवें भाव में चंद्रमा देखें तो ये बहुत अच्छी कंडीशन मानी जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पे जो नक्षत्र स्वामी होगा वो नौवें भाव से जुड़ के फिर चल रहा होगा और कहीं ना कहीं वो भाग्य की वृद्धि को भी दर्शाएगा। 10वें भाव में चंद्रमा आता है तो ये मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड इसलिए क्योंकि इंसान का मन रहता है स्टेटस बनाऊं, स्टेटस बनाऊं और स्टेटस बनाऊं, लेकिन चंद्रमा चौथे भाव से जहां आया है वहां पे उसका दिशा बल दिग्बल क्या है, शून्य हो गया। तो ऐसा इंसान स्टेटस बनाने के चक्कर में तो बहुत सोचता है लेकिन अपनी रातों की नींद उड़ा लेता है, ठीक है। और उसके ऊपर से अगर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव और पड़ गया तो उसकी नींद और ज्यादा उड़ जाएगी। तो डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ जो इंसोनेमिक कंडीशन है वो बनाने में यहाँ पे चंद्रमा सक्षम हो सकता है अगर राशि गलत पड़ जाए, नक्षत्र गलत पड़ जाए तब। 11वें घर में बैठेगा तो चंद्रमा फिर इंसान का मन करेगा पैसे से और ज्यादा पैसे बनाओ, तो यहाँ पे हम अच्छा मानते हैं। और 11वें भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह लाभ देता है, इसलिए चंद्रमा वहां नीच का हो तो भी लाभ दे देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब चंद्रमा नीच का होगा तो वो 8वें भाव से आके नीच का होगा, इसलिए फिर भी अच्छा गेंद देगा। 12वें भाव में चंद्रमा हम उतना अच्छा नहीं मानते क्योंकि ये एक डिजायर्स का हाउस है, तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है। हाँ, विदेश जाने के लिए मन ज्यादा प्रेरित हो सकता है, वहां तक ठीक है। हॉस्पिटल वाले घर के अंदर चंद्रमा है तो मन अगर हॉस्पिटल के साथ जुड़ता है, उसके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं तो वहां भी अच्छा है, नहीं तो वो थोड़ा सा एक डिजायर्स के तौर पे गलत हो जाता है। अब बात करते हैं दृष्टि की, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मन जितना खुश होगा उतना ज्यादा हम अच्छा काम करेंगे, इसलिए चंद्रमा के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रमा के ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि वो तभी मुमकिन है जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे, तो ऐसे में इंसान के अंदर काफी अच्छा आत्मविश्वास, मनोबल उसका बहुत ही उच्च का मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि है तो कैलकुलेशंस के अंदर मन बहुत ज्यादा लगता है, या तो फिर व्यापार की तरफ उसकी सोच ज्यादा होती है, ये चीजें देखने को मिलता है। वाणी का कारक होने के कारण वो ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों को अपनी बातें बता सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा राशियों के प्रभाव को देखना पड़ता है, क्योंकि अस्थमा के केस में चंद्रमा के साथ बुध का कनेक्शन देखने को मिलता है, आमने सामने हो सकते हैं या साथ बैठ सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ रही होती है तो उस कंडीशन में भोग विलास की थॉट प्रोसेस के साथ इंसान चल रहा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक क्रिएटिविटी है, जो एक अच्छी दिखाने वाली चीज है, किसी भी चीज को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, सजावट के साथ प्रेजेंट करना, वैसा इंसान का मन करता है कि वो जो भी चीज बनाता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है, सजावट के साथ शोकेस करता है। चंद्रमा के ऊपर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ती है तो मंगल की दृष्टियां जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। एक तो 7वीं दृष्टि है, उसके साथ साथ चौथी दृष्टि भी है और 8वीं दृष्टि भी है। चंद्रमा की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ रही है उस कंडीशन में तो वो समसप्तम है, वहां पे हम अच्छा मानेंगे। चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो, चंद्रमा के आमने सामने मंगल आ जाए तो उस कंडीशन में तो वो मनोबल को अच्छा बनाता है। डॉक्टरों की कुंडलियों में ऐसा योग कई बार लोगों को सर्जन बनाता है, खून को देख के भी नहीं डरते। उससे हटके मंगल के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि ना आती हो, लेकिन चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि आती हो तो भी कहीं ना कहीं इंसान के अंदर करेज देगा। अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि मंगल गलत राशि में ना बैठे, क्योंकि वो नेगेटिव वे में अपने करेज को देने में सक्षम हो जाएगा। इसके बाद मंगल के बाद गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि जब भी चंद्रमा के ऊपर आएगी तो ज्ञानवान हो जाएगा इंसान का मन, जो है उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान पाने के लिए लगा रहेगा। जरूरी नहीं कि वो किताब पढ़ना चाहता हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से एक ज्ञान को अर्जित करने के लिए उसका मन हमेशा लालायित रहेगा। इसी तरीके से जब कभी भी चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि आती है तो लोग मानते हैं कि ये एक नेगेटिव है। देखिए, शनि को लोगों ने एक नेगेटिव वे में ले लिया। शनि
क्योंकि कर्म कारक है और कोई भी इंसान का मन बहुत ज्यादा कर्म करने में नहीं लगा होता, इसलिए वहां पे वो होता है कि मैं इतनी मेहनत करूं फिर भी मुझे कुछ नहीं मिले, ऐसे वाले जो ख्याल हैं फिर वो उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए चंद्रमा के ऊपर अगर शनि की दृष्टि आ रही है तो हम मानते हैं कि क्योंकि चीजें जो है वो धीमी करता है शनि, तो मन यहाँ पे थोड़ा सा या तो उदास हो जाता है या तो थोड़ा सा लेजी हो जाता है। काम कर रहे हैं इतना उसके बाद भी नहीं मिल रहा है इसलिए मन उदास है, या तो फिर काम कर ही नहीं रहे इसलिए लेजी है, आलस हो जाता है। तो ये चीज इस तरीके से देखी जाती है। राहु की दृष्टि और केतु की दृष्टि जो है चंद्रमा के ऊपर, उसका एक अलग ही प्रभाव है। केतु की दृष्टि जब भी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो इंसान अपने मन से कई बार कुछ ऐसे ख्यालों को, यानी कि कुछ चीजें वो लेना चाहता है उसको भी वो छोड़ देता है कि ठीक है अब ये मैं इसका क्या करूंगा, मेरे को इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्योंकि केतु इस वे में एक सेपरेशन का है, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीजों से सेपरेट करता है, ठीक है। वहीं पे राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु जो है वो डिजायर्स को बढ़ाने वाला प्लेनेट है, तो वो बोलेगा कि लाओ और जितना ला सकते हो उतना ले आओ। ये दो अपोजिशन में काम करते हैं। केतु का एस्पेक्ट पूजा पाठ की तरफ बढ़ा देगा, लेकिन मटीरियलिस्टिक गेन में इंसान पीछे आ जाएगा, मन में उसको ज्यादा मटीरियलिस्टिक गेन की थॉट नहीं नजर आएगी। या ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के ऊपर जब भी केतु की दृष्टि देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं इंसान उस समय अपने मन में कुछ ऐसे थॉट बनाता है कि वो उन चीजों को छोड़ना चाहता है। और जब राहु की दृष्टि आती है तो वो इंसान चाहता है किसी भी तरीके से मुझे वो हासिल करनी है, छल कपट कुछ भी कर सकता है, वो हासिल करनी है। ये वाली सिचुएशन इसके दृष्टि के प्रभाव से होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा आपके मन का कारक है और नींद, अच्छी नींद का भी कारक है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठता है उसके स्वामी पे क्योंकि उसकी दशा तय हो रही है और उसी के हिसाब से आपके आयु खंड भी तय हो रहे हैं, इसीलिए गोचर को यहाँ पे भी लगाना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक आपका मन कुछ भी कर ले। कहने को तो हमारा मन प्रधानमंत्री बनने को भी कह सकता है, लेकिन अगर हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, हमारे पास उतना एक करेज नहीं है उस एफर्ट को करने के लिए, तो फिर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। जब कभी कोई सा भी गोचर होता है तो वो गोचर आपके मन के अंदर प्रभाव डालता है कि अब मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। जैसे 7.5 में मैंने आपको समझाया, 7.5 के समय जब शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होता है तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, कुछ ना कुछ एक काम को लेकर इनसिक्योर हो जाता है इंसान। तो इस तरीके से हर एक ग्रह का जब चंद्रमा के साथ कोई ना कोई गोचर संबंध बनता है तो आपके मन के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है। लेकिन सबसे पहली जरूरत है कि स्वास्थ्य कितना सपोर्ट करेगा, इसलिए लगन कुंडली को पहले इंपॉर्टेंस देनी है। आपका दिमाग कुछ सोचता है, आपका मन कुछ सोचता है। चंद्रमा जो है वो मन को बता रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो है दिमाग को बता रहा है। अगर इंसान दिमाग का काम कर रहा है तो फिर उस पर गोचर ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां से जाता है, लगन से जाता है। अगर आप मन से काम करना चाहते हो तो फिर आप चंद्र वाले पे चलते हो। मैं दोनों को 50-50% मानता हूं कि मेरे मन में भी इच्छा है और साथ साथ मेरा स्वास्थ्य भी सपोर्ट कर रहा है तो अच्छी बात है। साथ आपका हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही, मन में इच्छा है, तो फिर वो गोचर कोई रिजल्ट नहीं देगा। आपकी हेल्थ ठीक है और मन के अंदर भी आपके अंदर उस समय काम करने की प्रवृत्ति नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता हेल्थ को, दूसरी प्राथमिकता मन को दी जाती है। धन्यवाद।